हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज़ की। तो जो नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी वो है हमारी कैटरैक्ट। तो भाई हम कैटरैक्ट के बारे में जानेंगे कि भी कैटरैक्ट जो डिजीज़ होती है वो हमारी क्या होती है। तो इन्होंने सबसे पहले दिया है इंट्रोडक्शंस। तो इंट्रोडक्शंस में इन्होंने बताया कैटरैक्ट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। तो वही विश्व भर में हमारा जो कैटरैक्ट है वो बहुत ही ब्लाइंडनेस का कारण यानी कि अंधेपन का सबसे ज़्यादा कारण जो होता है वो कैटरैक्ट ही होता है। तो सबसे पहले जान रहे थे कैटरैक्ट को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, तो लोगों के अंधे होने का जो सबसे बड़ा कारण और ज़्यादा कारण जो माना जाता है वो हमारा मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि मोस्ट कैटरैक्ट ऑकर इन पीपल over 60 but it can develop at any age and the babies may be the born with the congenital cataract। तो इन्होंने बताया है कि लोगों के अंदर ये 60 साल की उम्र में होता है लेकिन किसी भी एज में ये हो सकता है। और जो बेबी जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से तो उसको जन्मजात भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैटरेक्ट जो है कैन आल्सो कोज बाय आइज इंजरी। तो आँख में चोट लगने की वजह से भी, शुगर बहुत ज़्यादा है किसी के अंदर वो भी, और मेडिकेशन यानी कि किसी प्रकार के स्टेरॉइड्स या अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है हमारी, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, उनकी वजह से भी। तो देख सकते हैं कितने सारे रीज़न होते हैं हमारी आंखों में मोतियाँ होने के। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा डायग्राम में जानेंगे कि भी किस प्रकार का हमारा दिखाई देता है। तो नॉर्मल जो क्लियर लेंस होता है वो देख सकते हैं कि हमारा जो क्लियर लेंस है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो है हमारा ये लेंस जो है वो क्लाउडी है। क्लाउडी यानी कि जैसे कि धुंधलापन हो जाता है, दूधिया रंग जिसमें। तो देख सकते हैं कि भी इसके अंदर ये कलर कैसा है और ये कैसा है। तो देख सकते हैं ये ब्लैक है और ये हमारा क्लाउडी है यानी कि वाइट है। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा कट्रैक्ट होता है, ये मोतियाबिंद होता है। तो आइज में इस तरीके से आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो डेफिनेशन में इन्होंने बता रखा है एनी ऑब्सिटी यानी कि क्लाउडनेस इन द लेंस ऑफ द आइज दैट लीड टू ब्लर्ड विजन एज नो एज कट्रैक्ट। तो भी इन्होंने बताया कि कट्रैक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है, जिसमें हमारा जो विजन होता है वो ब्लर्ड हो जाता है यानी कि धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है हमारी आइज से। तो जो क्लाउडनेस जो आ जाती है तो वो हमारा क्या बोला जाता है, कट्रैक्ट बोला जाता है। अब इसमें कारण क्या क्या होते हैं इसके। तो कॉज इन्होंने बताया एजिंग फैक्टर। तो भी उम्र के हिसाब से ये चीज़ें हो जाती हैं। सिस्टमैटिक डिसऑर्डर भी हमारे कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर बढ़ गया है, या फिर हमारे डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। जो हमारे निचली श्रेणी के बहुत ज़्यादा मात्रा में जिनके सिम्टम दिखाई देते हैं वो जो हमारी प्रॉब्लम होती है उनको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। ओकुलर और सिस्टेमिक एंड द कॉन्जिनेंटल डिसऑर्डर जो जन्मजात होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी वजह से भी आइज़ में दिक्कत हो सकती है यानी कि इस तरीके का कैटरेक्ट हो सकता है किसी प्रकार की चोट लगने से, रेडिएशन से, किसी प्रकार की किरणों की वजह से, और हमारा इन्फ्रारेड लाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मात्रा में रोशनी की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ द कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो भी जो ड्रग्स होते हैं हमारे स्टेरॉइड्स वाले, अगर उनका यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इस प्रकार के इन्फेक्शन हमें हो जाए जैसे कि जर्मन मीज़ल है यानी कि खसरा है, मुंहपस है यानी कि जो थ्रोट की जो प्रॉब्लम्स होती है, हेपेटाइटिस जो लीवर की प्रॉब्लम होती है, और चिकन पॉक्स। तो अगर इस तरीके के इन्फेक्शन हमें हुए हैं तो भी आंखों के अंदर जो है कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद की जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी हो सकती है। तो नेक्स्ट इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमारी चीज़ें दी गई हैं कि भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या देखें। मोनोकुलर डिप्लोपिया इसके अंदर हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि भी हमारी जो एक आंख मोनोकुलर होता है, एक आंख से डिप्लोपिया, दो दो डबल डबल दिखाई देना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारी आ सकती है। नो कंप्लेंट ऑफ पेन, तो दर्द की किसी प्रकार की समस्या इसमें नहीं होती है। और बेटर सीन इन लो लाइट्स कंडीशन, तो वही जो डिम लाइट होती है ना उसके अंदर जो है वो अच्छा दिखाई देगा यानी कि तेज़ रोशनी में नहीं दिखाई देगा। जब डिम लाइट होगी, लो लाइट होगी तो जो है अच्छा दिखाई देगा। क्यों? व्हेन पीपल डायलेट, प्यूपिल डायलेट, तो प्यूपिल जो एरिया होता है हमारे आइज का वो डायलेट हो जाता है, वो फैल जाता है, इसीलिए अच्छा दिखाई देता है डिम लाइट के अंदर यानी कि ज़्यादा रोशनी में दिखाई नहीं देगा। तो भाई नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है फोटोफोबिया एंड ऑफ ग्लेयर। तो इसमें फोटोफोबिया में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा चमक जो होती है वो आंखों को बर्दाश्त नहीं होती, तो फोटोफोबिया होता है। ज़्यादा रोशनी होगी तो आंखें जो है तो बंद हो जाएंगी या फिर आंखों में पानी आना या इस तरीके की समस्या हो सकती है। और क्लाउडी हो जाएगा हमारा लेंस, जैसा कि हमने कहाँ देखा था, जैसे कि हमने डायग्राम के अंदर देखा है। ठीक है, तो इस तरीके की समस्या जो होती है, इस तरीके की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। जब हम करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट जो है एप्थलमोस्कोपी जो है वो की जाती है यानी कि डायरेक्ट जो है आंखों का निरीक्षण इसके अंदर किया जाता है। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन किया जाता है। अब स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में क्या जाता है, इसमें मैग्नीफाई किया जाता है यानी कि हमारा जो कॉर्निया है, स्क्लेरा है, और इंटरनल जो हमारा चैम्बर है स्पेशल इक्विपमेंट से। तो एक प्रकार का ये जो स्लिट लैंप होता है ये एक प्रकार का हमारा उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हमारा कॉर्निया, स्क्लेरा और इनका जो साइज़ होता है उसको लार्ज किया जाता है और इस तरीके की जो ट्रीटमेंट है वो अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का एग्जामिनेशंस होता है। और इसमें आ जाता है स्नेलन विजुअल एक्टिविटी टेस्ट। तो ये हमारा जो विजुअल एरिया का जो एक्टिविटी होती है उसका टेस्ट किया जाता है जिसका नाम स्नेनल बोला जाता है। तो ये हमारे एक टेस्ट का ही नाम है। तो ये हमारे डायग्नोज एवोल्यूशंस के अंदर ये चीज़ें आती है जिसमें डायग्नोज के अंदर हमारे टेस्ट ही आ जाते हैं सारे के सारे। कॉम्प्लिकेशंस कब आएंगे? ब्लाइंडनेस, बिल्कुल ही अंधापन हो जाएगा। तो वो एक बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है कि भाई अंधापन ही हो गया तो फिर उस चीज़ को किस तरीके से कम किया जाए और किस तरीके से क्या इलाज उसका किया जाए। तो ये हमारे कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है जब ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो वही इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे अब।
तो अभी अब हम इसमें देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारी आ जाएगी सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आ जाएगी जो हमारा कैटरैक्ट जो होता है उसमें एक्सट्रैक्शंस आ जाता है। तो अब कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शंस हम बोलते किसे हैं, ये हमारा 2 टाइप्स का बताया गया है भाई, 2 टाइप का ये हमारा होता है। एक होता है इंट्रा कैप्सुलर जो हमारा एक्सट्रैक्शंस होता है, और एक होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशंस। तो हमारा जो इंट्रा कैप्सुलर्स होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, इसमें रिमूव कर दिया जाता है पूरा का पूरा लेंस इंक्लूड द कैप्सूल सराउंडिंग। और इसमें क्या होता है, इसमें जो पूरा का पूरा जो लेंस होता है उसके चारों तरफ पाए जाने वाले जो कैप्सूल्स होते हैं उन सभी को रिमूव कर दिया जाता है इस सर्जरी के अंदर। तो ये हमारा बोला जाएगा इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। तो इसमें तो देख सकते हैं इंट्रा में अंदर का और एक्स्ट्रा में बाहर का पार्ट आ जाता है। तो जब हमारा एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो हमारा एक्सट्रैक्शन से किया जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, इसमें कंट्रैक्ट एलोन इज रिमूव। तो मोतिये का जो जगह होती है, जो मोतिया होता है, सिर्फ उसको रिमूव किया जाता है, और लिविंग द लेंस कैप्सूल्स बिहाइंड द स्पॉट ऑफ द रिमेनिंग लेंस टिश्यूज़। तो इसमें जो हमारे जो कैप्सूल्स होते हैं वो हमारे जो आइज़ होती है उसको पीछे की तरफ से सपोर्ट देने के लिए छोड़ दिया जाता है। और रिमेनिंग जो हमारे लेंस के पास जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं और कैप्सूल्स होते हैं उनको रिमूव नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मोतिये को ही रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो पता चल गया, जो इंट्रा होता है उसके अंदर पूरा का पूरा क्लियर रिमूव कर दिया जाता है, और जबकि एक्स्ट्रा वाले में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो मोतिया होता है सिर्फ उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है हमारा 2 टाइप ऑफ द प्रोड्यूस फॉर द एक्सट्रैक्शंस। तो इसमें वही जो हमारा एक्सट्रैक्शंस जो हमारा किया जाता है वो 2 टाइप का होता है, जिसमें हमारा आ जाता है कार्डियो सर्जरी। तो कार्डियो सर्जरी किस टाइप की होती है, ये एक स्पेशल टेक्निक होती है हमारी, जिसमें पेंसिल लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि पेंसिल की तरह एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण होता है जो मेटल का होता है, धातु का बना हुआ होता है। उसकी जो टिप होती है उसको क्या किया जाता है, उसमें सुपर कोल्ड किया जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक उसको ठंडा किया जाता है, यानी कि -35 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा किया जाता है, और उसके साथ ये प्रोसेस जो है सर्जरी का किया जाता है। ठीक है, तो एक तो प्रोसेस ये हो गया सर्जरी का, मोतिये को निकालने का, मोतिये का ट्रीटमेंट करने का। दूसरा हमारा आ जाता है इसमें आ जाता है हमारा फेको। तो फेको में क्या हो जाता है, तो फेकोमल्सिफिकेशंस में आ जाता है। फेकोमल्सिफिकेशंस जो है एक मैकेनिकल ब्रेकिंग अप है। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग अप का मतलब हमारा हो जाता है कि भाई इसमें जो हमारा इम्यूनिफिंग जो किया जाता है, इमल्सिफिकेशंस जो हमारा किया जाता है, इसमें लेंस के अंदर जो हमारी हालो नीडल्स होती है वाइब्रेटिंग द अल्ट्रासोनिक स्पीड। तो अल्ट्रासोनिक स्पीड पर हमारी एक खोखली नीडल्स होती है जिसको वाइब्रेट करके ब्रेक, यानी कि जो लेंस होता है उसको तोड़ा जाता है। तो ये फैकोमल्सिफिकेशंस हम इसको बोलते हैं, जिसके में हमारे मोतिया का ऑपरेशन किया जाता है। तो लेंस को तोड़ने के लिए खोखली नीडल ली जाती है, उसको वाइब्रेट किया जाता है और धीरे धीरे लेंस को तोड़ा जाता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये हमारा हो जाता है फेकोमल्सिफिकेशंस, और एक होता है हमारा कार्डियो सर्जरी। ठीक है, तो ये हमारी 2 टाइप्स की रहती हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है इंट्रा ओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। अब भाई लेंस का इम्प्लांटेशन कैसे करेंगे, लेंस कैसे लगाएंगे। तो इंट्रा ओकुलर लेंस को इम्प्लांटेशन जब हम करते हैं तो इम्प्लांटेशन में सबसे पहले हमारा सिंथेटिक जो लेंस होता है, यानी कि हमारा इंट्रा ओकुलर जो लेंस होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है। किस लिए डिज़ाइन करते हैं, डिस्टेंस विजन के लिए, दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस लेंस को क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है और इम्प्लांटेशन किया जाता है। ठीक है, यानी कि दूर की चीज़ों को देख पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया कैटरेक्ट सर्जरी इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड अंडर लोकल एनेस्थीसिया विद ऑफ सेडेशंस। तो इसमें जो हमारी कैटरेक्ट यानी कि मोतिया की जो सर्जरी की जाती है इसमें क्या परफॉर्म किया जाएगा, इसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा और पेशेंट को बेहोशी की अवस्था प्रदान की जाएगी, तब जाके हमारी जो ये सर्जरी होती है ये की जाती है। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है कि भी एनेस्थीसिया के बगैर तो सर्जरी नहीं होती है। तो आइज़ की भी सर्जरी जो की जाती है तो उसमें हमारा परफॉर्म किया जाता है पहले एनेस्थीसिया। ठीक है, तो ये होती है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम आगे। तो भैया अब हम इसमें देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। तो भाई नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे कि भाई एक नर्स जो होती है उसको इससे रिलेटेड कौन कौन सी मैनेजमेंट रखनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। भाई तो सबसे पहले जो नर्स होती है वो मेक श्योर करेगी कि भाई जो विज़न लॉस है वो कितनी डिग्री हुआ है, यानी कि पेशेंट को जो दिखाई देना बंद हुआ है उसकी कितना लेवल है, इस चीज़ का ध्यान रखेगी। दूसरा क्या देखेगी, वो पेशेंट को टीच करेगी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, या ड्रॉप यूज़ कर आँखों के अंदर कोई दवाई डाल रहा है तो उसको करेक्ट प्रोसीजर बताएगी कि भी दवाई जो है वो किस टाइम कब कब और कैसे डालनी है, किस तरीके से ड्रॉप डालना है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को सिखाएगी। तो और नर्स को क्या करना चाहिए, वी शुड गिव द प्री ऑपरेटिव केयर। तो ऑपरेशन से पहले की जो सारी केयर होती है पेशेंट को प्रिपेयर करना चाहिए उस चीज़ के लिए, और सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए सारे के सारे इंडिकेशंस के लिए, या फिर लेज़र थेरेपी उसको दी जाती है, या फिर इरिडोटोमी है, या फिर हमारा कार्डियो सर्जरी। तो जितने भी प्रकार की सर्जरी या ट्रीटमेंट है उसके लिए पहले ही प्रिपेयर कर देना चाहिए पेशेंट को, और बता देना चाहिए कि आपकी जो सर्जरी है उसमें इस तरीके का प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, वी शुड हेल्प द पेशेंट व्हेन द एबल टू अंटिल ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव ऑफ एम्बुलेंस एंड अचीव
अचीव स्टेबल विजन एंड द एडुकेटेड कॉपिंग स्किल। तो पेशेंट जो नर्स जो होती है उसको क्या करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए पेशेंट की। जब तक पेशेंट अच्छी तरीके से ऑपरेशन के बाद अच्छी तरीके से वो स्टेबल नहीं हो जाता, उसे अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देना स्टार्ट हो जाता, और जब वो अच्छी तरीके से चलना फिरना स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक आपने पेशेंट की हेल्प करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या क्या करना है, डू नॉट पुट प्रेशर ऑफ द अफेक्टिंग आइज ट्रॉमा। अपने पेशेंट को बताना है कि जिस भी आइज पर चोट लगी है, किसी भी तरीके का प्रोसेस हुआ है, उस पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डालना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, मेंटेन करना है एसेप्टिक टेक्निक हमारी जितनी भी है, जैसे कि हैंड वॉश करना फ्रीक्वेंटली और मिनिमाइज जो इन्फेक्शन है उससे बचाया जा सकता है, ये सारी की सारी टेक्निक को अपना करके। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है और अपने पेशेंट को बताना है ये चीज़ें। आपने प्रोवाइड करना है पेशेंट को सेफ इन्वायरमेंट, प्रिवेंट एनर्जी, यानी कि चोट से बचा जा सके, इसीलिए सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो चोट लगने का। नेक्स्ट आपने प्रोवाइड करवाना रीअश्योरेंस, यानी कि पेशेंट को आश्वासन देना है कि प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर, कि वो आपको पेशेंट के पास प्रेजेंस रहना है और उसकी जितनी भी चिंता है, जितने भी डर है, उन सभी को दूर करना है और आश्वासन देना है। ठीक है, और आपने एक्सप्लेन करना है जितने भी प्रोसीजर हैं सर्जरी के, अगर ज़रूरी है तो। अगर पेशेंट कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेशेंट ज़्यादा ही चिंतित है तो आप उसको सर्जरी के जो प्रोसीजर हैं उनके बारे में एक्सप्लेन उसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डराने के लिए नहीं, पेशेंट को का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उसका डर निकालने के लिए। तो आपने पॉजिटिव वे में ही पेशेंट से बात करनी है। नेक्स्ट आपने अटेम्प्ट द प्रिवेंट ऑफ फर्दर ट्रॉमा विद द प्रोटेक्टिव आइज वियर। पेशेंट की ऑपरेशन के बाद जो भी सारी चीज़ें होती हैं, तो किसी प्रकार की चोट से बचाने के लिए पेशेंट को प्रोटेक्टिव, यानी कि आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा वगैरह जो लगाया जाता है, वो सारे के सारे प्रोवाइड करेंगे एंड इंस्ट्रक्शंस भी देंगे इस बारे में। प्रोवाइड करेंगे एडिशनल कंफर्ट मेजर है वो भी पेशेंट को आप देंगे, जैसे कि किस पोजीशन में पेशेंट को रहना है, और डिम लाइट यानी कि ज़्यादा तेज़ रोशनी या फिर ज़्यादा धूप, इन सभी चीज़ों से पेशेंट को बचाए रखना है। और एक क्वाइट इन्वायरमेंट देना, यानी कि बिल्कुल शांति का जो माहौल होता है पेशेंट को, वो आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं पेशेंट को, नॉट टू टच आइज टू डिस्क्रीज ऑफ द कॉन्टामिनेशंस। तो पेशेंट के को जो दूषित होने से बचाने के लिए आपने पेशेंट को बोलना है कि वो आइज़ को बार बार टच नहीं करेगा, इनफैक्ट आइज़ को टच ही नहीं करना है। और इससे क्या होता है, इससे जो आइज़ होती है उसको इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है नर्सिंग डायग्नोज। अब नर्स जो है वो डायग्नोज करके देखेगी कि भी जो ट्रीटमेंटल चीज़ें या ऑपरेटिव चीज़ें या किसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनका क्या रिजल्ट निकला। तो जब डायग्नोज करेगी तो किन किन चीज़ों पे ध्यान देगी नर्स। नर्स देखेगी कि भाई चोट से रिलेटेड जितने भी खतरे होते हैं, जैसे कि ब्लड धुंधला दिखाई देना या सर्जरी होना या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस की जो चीज़ें होती हैं, वो सारी के सारी चेक करेगी पेशेंट की। सारे के सारे खतरे जो हैं इससे रिलेटेड वो देखेगी। और वही एंजाइटी से रिलेटेड जो लैक ऑफ नॉलेज, अगर पेशेंट को किसी तरीके की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, और उससे रिलेटेड अगर उसके अंदर बेचैनी है, डर है ऑपरेशन को लेकर या अपनी आँख को लेकर के, तो वो चीज़ें भी आपने उसके अंदर देखनी है और आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं और उसके अंदर का जो फियर होता है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ डिफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू ऑपरेटिव कोर्स। तो ऑपरेटिव कोर्स जितना भी है, ऑपरेशन को लेकर के जितने भी आपके वर्क हैं उस रिलेटेड अगर नॉलेज कम है पेशेंट को, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी आप पेशेंट को समझाएंगे। इम्प्रूव्ड विजुअल सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू डिजीज स्टेटस। तो बीमारी के स्टेटस से रिलेटेड जो भी धारणाएँ हैं हमारी, विजुअल सेंसरी यानी कि विजुअल एरिया या दृष्टि की कमी होने के हमारे जितने भी परसेप्शन हैं या बीमारी के स्टेटस हैं, उसके वो भी सारी की सारी चीज़ें आपने चेक करनी है कि पेशेंट जो है उसका परसेप्शन क्या है अपनी विजुअल सेंसरी के कम होने का। तो वो अलग अलग तरीके से बताएगा कि भाई मैंने ये चीज़ नहीं खाई थी, या फिर मैं टीवी का इस्तेमाल ज़्यादा करता था, या फिर फ़ोन ज़्यादा देखता, मतलब किसी भी तरीके के वो जो रीज़न होते हैं, बीमारी का जो स्टेटस होता है, या फिर मुझे ये बीमारी हो गई थी उसकी वजह से हुआ है, मुझे इन्फेक्शन हुआ था मुझे इसकी वजह से हो गया। तो ये अलग अलग जो परसेप्शन होते हैं पेशेंट के बीमारी के स्टेटस के, तो वो भी आपने देखने विजुअल की जो दृष्टि जो होती है उसके कम होने के। ठीक है, रिस्क फॉर द इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसर्शन। तो आपने खतरे देखने इन्फेक्शन के, किस चीज़ से रिलेटेड, किसी प्रकार की सर्जरी लगना या चीरा लगना, उससे रिलेटेड अगर इन्फेक्शन का कोई खतरा होता है तो वो भी आप डायग्नोज ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर। तो ये नर्स ने ज़रूर देखना है पेशेंट के इन्फेक्शन या सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जितना अच्छा आप डायग्नोज करेंगे उतने अच्छा ही आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, और जितना अच्छा ट्रीटमेंट देंगे उतना ही आप फिर मैनेजमेंट भी दे पाएंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, वो सभी डायग्नोज एग्जामिनेशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो पेशेंट की इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली आइज़ जैसे जो हमारा स्पेशल एरिया होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये जो हमारी डिजीज़ है ये थी कैटरेक्ट यानी कि मोतिया। ये बहुत ही आम डिजीज़ हमारी थी और एग्जाम में बहुत बारी आती है। तो ये जो डिजीज़ है यही होती है हमारी कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए। तो भाई अब हम बात करेंगे इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो नर्सिंग डायग्नोज के बस हमारे 4 ही पॉइंट हैं इसके अंदर। तो नर्सिंग डायग्नोज में इन्होंने बताया कि भी जो नर्स जो होती है जब असेसमेंट करेगी तो किन किन चीज़ों पर पहले ध्यान देगी। तो सबसे पहले वो ध्यान देगी एक्यूट पेन रिलेटेड टू इंक्रीज़ इन IOP। तो भाई जो हमारा इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर होता है अगर वो बढ़ रहा है और उससे रिलेटेड अगर पेन है किसी भी प्रकार का तो उस पर ध्यान जरूर देना है। नेक्स्ट इम्प्रेड विजुअल सेंसरी
परसेप्शंस रिलेटेड टू डिजीज स्टेटस। तो आपने विजुअल सेंसरी जो हमारी जो चीज़ें होती है, अगर उनमें किसी प्रकार की कमी आ रही है और बीमारी से रिलेटेड कोई स्टेटस है आइज़ की, यानी कि जो विजुअल सेंसरी में कमी आने की वजह से या कोई बीमारी की, जो आइज़ की बीमारी की कोई भी समस्या है, तो उसके बारे में ज़रूर ध्यान देंगे, वो ज़रूर देखेंगे आप कि क्या स्टेटस है। एंजाइटी फियर से रिलेटेड हमारी जो पोटेंशियल्स है लॉस ऑफ विज़न, तो हमारी दृष्टि के कमज़ोर होने की जो पोटेंशियल्स है उससे रिलेटेड अगर डर है, किसी प्रकार की कोई बेचैनी है, तो उसकी वजह से हमारे हेल्थ स्टेटस जो ख़राब होता है, यानी कि मेंटल स्ट्रेस हम ले लेते हैं ज़्यादा, तो उसके बारे में भी ज़रूर ध्यान देंगे कि पेशेंट जो बहुत ज़्यादा चिंता तो नहीं कर रहा है अपनी आइज़ की समस्या को लेकर, तो आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप उसकी समस्या को कम कर सकते हैं, तो पेशेंट से आप खुल करके बात कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम के बारे में। नेक्स्ट उन्होंने बोला है नॉलेज डिफिसिट रिलेटेड टू डिजीज ऑफ द प्रोग्नोसिस या फिर प्रोग्रेशंस एंड ट्रीटमेंट। तो आप वही नॉलेज की कमी देखना है किसी रिलेटेड बीमारी से, उस बीमारी के फैलने से, उस बीमारी के तेज होने से, या वो बीमारी किस प्रकार की है, या इलाज कैसे होगा, कैसे मेरी आइज़ की समस्या दूर होगी। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की अज्ञानता है पेशेंट के अंदर, और अज्ञानता के कारण फिर वो टेंशन्स भी लेता है, एंजाइटी और फियर भी इसी तरीके से हमारे हो जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी आप पेशेंट के साथ खुलकर बात करेंगे, उन्हें नॉलेज देंगे, और जिस भी चीज़ की उनकी ज़रूरत है मेंटली या साइकोलॉजिकली, तो आप उसको दूर करेंगे और उसे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस ग्लूकोमा डिजीज़ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।